एवरीवन, मैं हूं अर्जुन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों से कहा था कि लेक्चर 3 कल आ जाएगी, तो देखो आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। तो लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर लाइट आ गई है। लेक्चर 4 भी कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी। तो अगर तुम ये लेक्चर 4 अपलोड करने से पहले देख रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेक्चर 4 आने वाली है। और अगर बाद में देख रहे हो तो लेक्चर 3 और 4 दोनों तुम्हारे लिए हाजिर है। तो अब लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पर अभी फिर से मैं बता दूं कि जो तुम्हें नोट्स मिलेंगी, ठीक, जो इस चैप्टर की नोट्स हैं वो तुम्हें लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की। उस वीडियो पर जाना, वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की नोट्स हैं और वहां चैप्टर बाय चैप्टर है। तो आप तुम वहां से लाइट के चैप्टर्स डाउनलोड कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर 3 में हमारा जो सबसे मेन चीज है वो है स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर अब यहाँ आ गया है। तो स्फेरिकल मिरर में तुम सोच रहे होगे कि ये जो मैं बॉल दिखा रहा हूँ स्फीयर की, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक, हॉलो स्फीयर है, कांच का स्फीयर है, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसे इसी स्फीयर में से निकाला जाता है। तुम देख रहे होगे ये स्फीयर तुमको दिख रहा है, ठीक। तो अब मैं स्फीयर को हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि तुम्हें कहां से मतलब स्फीयर से तुम कैसे स्फेरिकल मिरर को वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे अगर हम स्फीयर को बनाते हैं तो ये हमारा स्फीयर है, ठीक। जैसा कि स्फीयर तुमने क्या कहते हैं मैंने अभी दिखाया उसी जैसा स्फीयर है, पर ये थोड़ा अलग है, मैंने तुम्हें उस तरह दिखाया। तो अब इस स्फीयर में से, ठीक, ये रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस है और अब इसी में से अगर हम इतना काट लें, ठीक, इतना काट लें और अब हम इसे 3D काटेंगे, ठीक। ये तो तुम्हें सिर्फ एक सेमी सर्कल दिख रहा है, पर हम सेमी सर्कल नहीं काटेंगे, हम एक प्याले के शेप का काटेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम इसे काटेंगे, ये कुछ ऐसा है, ठीक। तो यहाँ से हम उसको निकाल देंगे। तो इसी स्फीयर में से जो मिरर निकाला जाता है वही स्फेरिकल मिरर होता है। और फिर उसके बाद उसको कॉन्वेक्स या कॉन्केव बनाना है, वो सिल्वर प्लेट करना होता है। मतलब जैसे प्लेन मिरर होता है ना, तो जैसे कि प्लेन मिरर है, जहां पर तुम अपना चेहरा देखते हो उसके पीछे सिल्वर कोट की जाती है, जिससे कि मतलब तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो जस्ट वही चीज इसके पीछे भी की जाएगी। जैसे तुम ये पार्ट इसमें से बाहर निकालोगे, ये बाहर से 3D अंदर से 3D है, ठीक। तो इसी पार्ट के अगर इसे तुम्हें कॉन्केव मिरर बनाना होगा तो तुम इसके बाहर पेंट कर लोगे, ठीक, बाहर तुम इसके पेंट कर लोगे। और अगर तुम इसे कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहोगे, यानी कि तुम्हारा जो बल्जिंग आउटसाइड है वो तुम्हारा उस पे तुम्हें चीज दिखे, तो तुम अंदर की तरफ पेंट कर दोगे। ये डिफरेंस होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। तो कॉन्वेक्स, तो जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। तो पहली बात तो आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है कॉन्केव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक। एक कॉन्केव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स में अंतर क्या है? तो दोनों में बहुत ही सिंपल सा अंतर है। जो स्फीयर मैंने अभी तुम्हें दिखाया, ठीक, ये स्फीयर दिखाया मैंने तुम्हें शुरुआत में दिखाया और एक स्फीयर अभी ड्रॉ करके भी दिखाया। तो जो ये स्फीयर है इसमें से जब हम एक पार्ट निकालते हैं तो तब हमारे पास कुछ इस तरह का पार्ट होता है, ठीक। इस तरह का हमारे पास पार्ट होता है जो कि अंदर से मतलब 3D रहता है, वो तुम समझ सकते हो, ठीक। तो इस तरह का पार्ट रहता है। तो अगर हमें इसे कॉन्केव मिरर बनाना है, ठीक, अगर हमें इसे कॉन्केव मिरर बनाना है तो जो हमारी अंदर की मतलब गड्ढे वाली साइड रहेगी, जैसे ये है, तो ये निकालने, तो इसमें जो ये गड्ढे वाली साइड है हम इसे पेंट नहीं करेंगे, ये वाला साइड पेंट कर देंगे। ये वाला साइड पेंट कर देंगे, तब तुम्हें अपना चेहरा किसमें दिखेगा? तुम्हें अपना चेहरा इसमें दिखेगा। तो ये होगा तुम्हारा कॉन्केव मिरर, मतलब जो मिरर अंदर की तरफ धंसा रहता है वो कॉन्केव होता है। और अगर तुम्हें इसे कॉन्वेक्स बनाना होगा तो तुम अंदर का जो धंसा पार्ट है उसे पेंट कर दोगे और तुम्हारे लिए मिरर का काम ये करेगा, यो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस केस में अंदर की चीज पेंट रहती है, ठीक। मैं अंदर तो पेंट कर नहीं सकता हूँ, तो तुम मान लो कि यहाँ पर अंदर पेंट है, ठीक, अंदर पेंट है, ठीक है, इसमें अंदर पेंट है। और अगर तुम कॉन्वेक्स के केस में आओगे तो उसमें तुम देखोगे कि जो तुम्हारी बाहरी लेयर रहेगी उसमें पेंट रहेगा, जो अंदर बल्जिंग आउट साइड रहेगा। इसे मुझे थोड़ा इस तरीके से बनाना चाहिए तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये चांद जैसा जो दिख रहा है अंदर इसके खोखला है, ठीक, अंदर इसके मतलब तुम्हारी कैविटी है एक तरह से तुम कह सकते हो। तो तुम इसके बाहर की साइड पेंट कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा बाहर पेंट रहेगा, बाहर पेंट रहेगा, ठीक है, इसमें तुम्हारा बाहर पेंट रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो तुम थ्योरी पार्ट में पढ़ोगे, ठीक है।
तो ये सब तुम्हारी थ्योरी है, ये सब तो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं था, पर अब जो हम बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है। देखो डेफिनेशन किस चीज की पूछी जाएगी, जैसे कि अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ो या स्फेरिकल लेंस पढ़ो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो तुम्हारे टर्म्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर तुम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लोगे तो लेंस भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर तुमने पढ़ लिया, तुम्हें क्या देखो, अब जनरली हम इसे सिल्वर प्लेट को इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक, हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है, और अगर तुम इसे ऐसे बना के ये ऐसे कर दो, ठीक, मैं दोनों एक ही साइड बनाई है, तुम इसे ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, ये तुम्हारा कॉन्केव हो गया, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स। तो जो अंदर खोखला साइड है तुमने इसे पेंट करते हैं, ठीक, जैसे तुम प्लेन मिरर बनाते हो तो यहाँ पे ऐसे करते हो ना, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पेंट होता है, ये दिखाता है कि तुम्हारा इस साइड सिल्वर प्लेटेड है, सिल्वर कलर से तुम्हारा पेंट किया गया है, तभी तुम्हें इस साइड अपना चेहरा दिखाई देगा। तो उसी कंडीशन में ये इधर पेंट किया गया और इसमें इधर साइड पेंट किया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में डिफरेंस, ये तुम्हें पता चल गया। अब जो इसकी टर्म्स होती हैं, जैसे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो तुम्हारा फोकस होता है, वो चेंज हो जाता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सब में सेम रहता है, जो फोकस रहता है उसकी जगह चेंज हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है हम देखेंगे। और चलो अब देखते हैं कि कैसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के, वो किस तरीके से हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टर्म्स बताने से पहले, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन दे देता हूं। वो ये है कि जैसे कि ये तुम्हारा एक स्फीयर है, ठीक, ये तुम्हारा स्फीयर है, यहां से तुम्हारा मान लो डायमीटर गया है, ठीक, डायमीटर गया है। तो अगर तुम इस स्फीयर का ये पार्ट इधर निकाल लो और ये पार्ट इधर निकाल लो, ठीक, तुम्हारे पास एक ये पार्ट आएगा, एक ये पार्ट आएगा, और फिर उसके बाद एक तरफ इधर पेंट कर दो और इधर अंदर की तरफ पेंट कर दो, ठीक। तो तुम्हारे पास दो मिरर आए, एक मिरर जिसमें बाहर की तरफ पेंट है, तो अंदर की तरफ तुम्हारा कैविटी में तुम्हें चेहरा दिखाई देगा, ठीक। बस सारी चीजें चेहरे दिखाई देने पे है, तुम चेहरा बस देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब इसमें चेहरा तुम्हें दिखाई देगा, ठीक, तो चेहरा दिखाई देगा, तो अब ये तुम्हारा कॉन्केव है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है। तो यहां से तुम बहुत ही अच्छी तरीके से इसे विजुअलाइज कर सकते हो, तुम्हें कैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस पता करना है। यहाँ काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सब कुछ एकदम खेल की तरह करते चले जाना है। अगली चीज अब आती है जो हमारे टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूं, वो ये है कि तुम्हें एक इमेज दिख रही होगी वहां, ये तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक, तुम्हारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि आखिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो जैसे कि अगर इस स्फीयर से तुमने इतना सर्कल निकाल लिया, मतलब इतना मिरर निकाल लिया, ठीक, तो ये जो इस स्फीयर का सेंटर है, वहां से ये, ठीक, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर इसको मिरर के उसमें देखें, तो यहाँ पर ऐसे अगर तुम्हारा मिरर है, मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, इधर से पेंटेड है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तुमने यहीं से पॉइंट निकाला ना, मैं ऐसे बस छोटा करके दिखा रहा हूँ। तो यही तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस यही होती है, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसे ही कहते हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सारी चीजें लाइन बाय लाइन में तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सारी चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, एकदम खेल की तरह। तो अब जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, ठीक, नेक्स्ट चीज तुम्हारी जो आती है वो आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक। चलो मैं तुम्हें बड़े डायग्राम में सारी चीजें बता देता हूँ, जिससे तुम्हें एक साथ सारी चीजें विजुअलाइज हो जाए, तो तुम उसे एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं ये स्फीयर हटा देता हूँ। हमने देखा कि ये इसका सेंटर है, ठीक, ये इसका सेंटर है। तो अब बात आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मैं इसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, जिससे कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये बड़ा सा मिरर बनाया हमने, ये केला केला बन गया है। इसको केला नहीं बनाना है हमें, इसको मिरर बनाना है। अरे यार क्या है, अब थोड़ा सही है, ठीक। तो ये अब बन गया है तुम्हारा कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, ठीक। तो कॉन्केव मिरर ये बन चुका है तुम्हारा। तो अब तुम्हें ये पता चल गया है कि कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा सी, क्योंकि यहां से तुमने ये
उस स्फीयर का सेंटर है, ठीक, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर में से तुमने इसे काट कर बाहर निकाला, ठीक, जिस स्फीयर में से तुमने इसे काट कर बाहर निकाला, मतलब कि स्फीयर कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सा स्फीयर होगा, ठीक, तभी तो उसका रेडियस इतना ज्यादा होगा। तो अब बात आती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सिंपल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज टेकन। सो व्हाट इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर? सो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज टेकन, ठीक, फ्रॉम व्हिच इट इज टेकन, यानी कि इसको हम कहेंगे रेडियस, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही होगा ना रेडियस, रेडियस यही होगा। तो यही तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इसे जनरली हम r से डिनोट करते हैं। तो ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, देखो कितनी ही इजीली हमने इसे निकाल लिया है। तो अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर, जो तुम्हारा मान हो, ठीक, वो तो उसके ऊपर डिनोट करते हैं कि तुम किस यूनिट में से ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, नॉर्मल चीज है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आती है पोल। तो पोल तुम्हारा क्या होता है, ठीक, तो बहुत से बच्चे पोल इसके सेंटर को समझ जाते हैं, तो वो तुम्हें नहीं समझना है। इस लाइन के सेंटर को हम पोल नहीं कहते हैं, इस मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं, ठीक, ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा पोल है। तो पोल क्या होता है, जैसे कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ए बी की जो लेंथ होगी उसका हाफ, ठीक, ए बी की जो लेंथ होगी उसका हाफ, तो जो ए बी की लेंथ है उसका हाफ पोल हो गया, ठीक, तो पोल हो गया, तो तुम्हें पोल समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है जिस पर पोल और सेंटर लाई करते हैं, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कि ये लाइन जो गई है इसे हम और आगे बढ़ा देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को तुम कितना भी बढ़ा सकते हो, इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हो, बोर्ड से बाहर निकल के ये दीवार पे भी बढ़ा सकते हो, पर दीवार नहीं खराब करनी है तो हम यहीं तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक, कहो तो पूरा बढ़ा दें, ठीक, अब दीवार नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक, नई नई दीवार पेंट हुई है, गंदी हो जाएगी ना वो ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, पोल पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी पता चल गई। तो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो वाइस प्रिंसिपल एक्सिस भाग गई है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास है। तो अब अपर्चर देखते हैं। तो अपर्चर किसे कहते हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, छोड़ो यार इंग्लिश, तो इंग्लिश तुम याद कर लेना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपर्चर होता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ा होगा 9th में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करो, तो ये तुम्हारा जो होगा ये अपर्चर होगा, ठीक, ये वाली लेंथ जो तुम्हारी होगी ये अपर्चर होगी। इसे जनरली किसी चीज से डिनोट नहीं किया जाता, डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है, वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस इतना जान लो कि इसे अपर्चर कहते हैं, ठीक। इसकी लेंथ को अपर्चर मत बता देना, ठीक, इसकी लेंथ को तुम अपर्चर मत बताना, ठीक, इसे इसको अपर्चर नहीं कहते हैं। व्हिच इज द शॉर्टेस्ट रीजन ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन व्हिच द रिफ्लेक्शन अकर, ठीक, ये तुम्हारी अपर्चर हो जाती है। अगली चीज जो तुम्हारी आती है वो आती है प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्रिंसिपल मतलब जो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के लिए अलग अलग होता है। तो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए अलग अलग ही देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस आखिर क्या है। चलो प्रिंसिपल फोकस को देखते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस। इसे जनरली हम फोकस भी कहते हैं, हमें इतना प्रिंसिपल बनने की जरूरत नहीं है, हम टीचर ही सही है, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस मत बोलो, फोकस भी बोल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और इसे डिनोट करते हैं हम एफ से, ठीक। तो अब तुम लोग सोचोगे भैया बता क्यों नहीं रहे हैं कि आखिर प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, ये फालतू का बता रहे हैं कि एफ से डिनोट करते हैं। चलो रुको जरा, सबर करो, भाई बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम एक डेफिनेशन के थ्रू कह सकते हैं कि जितनी भी रेज
पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से मीट करती हैं उसे फोकस कहते हैं, ठीक। तो अगर मैं मानता हूं कि ये इसके पैरेलल है, वैसे पैरेलल है नहीं, मान लो कि पैरेलल है, ठीक। अब इससे ज्यादा सीधी लाइन हम नहीं खींच सकते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके पैरेलल है। तो पैरेलल आने के बाद ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो जिस पॉइंट से ये मीट होगी, जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी, ठीक, तुम ऐसे कर सकते हो इसको अच्छे से दिखाने के लिए, इस पॉइंट से हो रही है तो ये तुम्हारी फोकस हो जाएगी, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव मिरर के केस में होता है, ठीक। तो ये कॉनकेव मिरर के केस में होता है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं कि ये कॉनकेव मिरर के केस में इस तरीके से हम फोकस बनाते हैं। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन तो सेम ही होती है, ठीक, उसका मतलब वही होता है, पर हम बनाते अलग अलग तरीके से। कैसे वो तुम्हें दिख जाएगा। तो ये मैंने बनाया है और ये डायग्राम अब तुम्हें जो दिख रहा है ये बड़ा सा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। तो इसे अच्छी तरीके से देख लो। अब चलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, जो कि हम अब देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस को दिया जाता है। तो चलो अब जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर को खटाक से बना लेते हैं। ये ऐसे बनाएं और अब सीधा सीधा यहाँ पर पेंट मार देते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन इस साइड होगा, तो अब ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा तुम्हारा पोल। और अब जब लाइट इस पर आएगी फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, हाँ ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे नहीं जाएगी जैसे उसमें क्या कहते हैं ऐसे चली जा रही थी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। इसे तुम रिफ्लेक्ट तो कहते ही हो, पर इसे तुम कह सकते हो कि डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी जगह से। तो अब तुम सोचोगे भैया आप इसे कैसे प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कराएं। तो इसे मीट कराने के लिए हमें इसे खींचना पड़ेगा। जब भी सीधी उंगली चलाने के लिए तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो हम उसी तरह इस लाइन को टेढ़ा नहीं करेंगे, इसे हम पीछे की तरफ खींचेंगे। कैसे कि ये जिसका इसका जो रास्ता है इसकी तरफ, इसे पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करा देंगे। प्रोड्यूस कराने के बाद जिस पॉइंट से मीट करेगा वही तुम्हारा फोकस हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है ना, मतलब इसे देखने में मजा आएगा। एक बार इसमें इंटरेस्ट लो तो मजा जरूर आएगा। तो ऐसे ही मीट करा है, ठीक, हमने मीट करा दिया। तो अब इससे तुम्हें एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर तुमने लेक्चर 2 बहुत ही अच्छे से देखा होगा, बुक रीड करी होगी, तो तुम्हें पता होगा कि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वहां एक्चुअली मीट नहीं करती है। जो लाइट रेज रहती हैं उन्हें मीट कराना पड़ता है, और जो रियल इमेजेस रहती हैं वहां पे एक्चुअली मीट कर जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं यहाँ पे फोकस आ रहा है, ठीक। तो फोकस कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ पर मीट कराना पड़ रहा है। तो ये तुम्हारा फोकस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज इसके पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास हो जा रही है, हो नहीं रही है, ऐसा अपीयर टू बी पास, ठीक। तो जब मतलब नोट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि अपीयरिंग टू पास, ठीक। तो पास नहीं होती है, इसे हमें पास कराना पड़ता है। तो ये मेन चीज हो गई। और एक और तरीके से तुम कह सकते हो, जरूरी नहीं है ना कि सारी रेस तुम्हारी इस तरीके से। कॉनकेव मिरर के केस में भी ये होता है, ठीक। तो कॉनकेव मिरर के केस में अभी तुम्हें दिखा दूंगा, वो वाला मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर इसमें मैं बता दे रहा हूँ। मैंने उसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें बता दूंगा तो उसमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि वो केस क्या है, ठीक। तो वो केस ये है कि मान लो कि तुम्हारी सारी रेस तो पैरेलल आती नहीं है, मान लो तुम्हारी रेस ऐसे है, अरे सॉरी इसके सामने, ठीक है, ऐसे आई, ठीक, ऐसे आई। आने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाएगी भाई, आने के बाद इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये अपीयरिंग टू पास टू द फोकस हो रही है, फोकस से पास होती हुई दिख रही है, तो जाहिर सी बात है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो तुम डेफिनेशन में ये भी कह सकते हो कि जो लाइट रेस फोकस से पास होती हुई दिखती हैं, मतलब जिस पॉइंट पे, वो हमने अभी फोकस नाम नहीं दिया, तुम डेफिनेशन लिखोगे तो तुम इस तरह लिखोगे, अंग्रेजों की भाषा में जैसे लिखा जाता है, वो लिखा ये जाता है कि इट इज दैट पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर at which the incident ray parallel to the principal axis seems after meet after reflection। ये तो वो वाला पॉइंट है कि दिखती हैं पास होती हुई, जैसे जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर जब वो डिफ्लेक्ट होती हैं तो वो फोकस से आते हुए दिखती हैं। पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस पे दिख रही हैं और फिर पैरेलल होगी, मतलब ऐसे आके अगर पैरेलल होगी, इसका मतलब कि इस लाइन को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो फोकस पर ही जाकर मीट करेगी, ठीक है। और तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें अब दिखने लगा होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे लाइट मतलब प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन किया जाता है।
तो ये हो गया। और अब एक मतलब दूसरा वाला केस जो कॉनकेव मिरर केस में, वो अब तुम्हें दिख रहा है। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो वो है, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर अब की बार जो दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी जो लाइट रेज है वो फोकस से पास हो रही है, उसके बाद पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, फोकस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब कि वो पॉइंट फोकस ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये बात होती है, इसमें ज्यादा उतना कोई टीका टिप्पणी करने वाली बात नहीं। अगली चीज है एक स्टार पॉइंट। ठीक, स्टार पॉइंट तुम जब नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, ये तुम गारंटीड ले लो मुझसे, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। जैसे मैंने बोला ना एक स्टार पॉइंट, तो वहां पर एक स्टार पॉइंट ही लिखा है, ई के एक स्टार पॉइंट। ठीक, नोट्स को डाउनलोड करके एक बार देख जरूर लेना, मजा आए ना आए पढ़ने में वो तुम्हारी गारंटी। ठीक, और मैं तुमने ये देखा होगा कि मैं बहुत बार, मतलब बहुत कम बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए क्योंकि भाई तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम कुछ सोच के ही आ रहे होगे, उसके बाद देखते हो, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो करना मेरे भाई, नहीं आए तो मत करना सब्सक्राइब, कोई मतलब उतना वो नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे प्लान को सब्सक्राइब करो ही करो ही, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक स्टार पॉइंट क्या है कि द प्रिंसिपल फोकस इज सिचुएटेड एक्चुअली एट द मिडिल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है और इससे तुम्हें बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो तुम ये एक कॉनकेव मिरर बना लिए, उसके बाद ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारी पोल है, ये तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादातर दूर ही रहती है, क्योंकि तुमने पार्ट काटा है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर दूर ही रहेगा। तो यहाँ पर अब सेंटर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि फोकस जो है वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि अगर कोई लाइट रेस के पैरेलल है तो वो ऐसे पास होगी, अगर इसके पैरेलल है तो वो ऐसे पास होगी, ऐसे पास होने के बाद आगे नहीं जाएगी। मतलब कि जो सेंटर फोकस रहता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही रहता है। ये बात तुम बहुत ही इंपॉर्टेंटली जान लो। और बीच में कुछ ऐसे बीच में नहीं रहता है, मिडिल पॉइंट होता है, मतलब कि ये x है, ये x ही होगा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस 2x होगा। तो इससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लेजेंडरी रिलेशनशिप मिल जाती है। वो ये है कि देखो, तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम जानते हो क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर ये सेंटर है उस स्फीयर का जिसमें से इसे निकाला गया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा। तो ये तुम्हारा r हो गया। ठीक, ये तुम्हारा r हो गया। और ये जो फोकस है वो मिडिल पॉइंट है, तो ये फोकस अगर यहाँ मिडिल पॉइंट है तो ये r/2 और ये r/2 में बढ़ गया। ये x मत मानो, ठीक, x जाने दो, x को रहने दो, r/2 में बढ़ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या कहते हैं, उसके मिडिल पॉइंट में फोकस लाई कर रहा है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल पॉइंट में, तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके मिडिल पॉइंट में फोकस लाई कर रहा है, तो तुम कह सकते हो कि ये जो फोकस की लेंथ है। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फोकस की लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, तो फोकल लेंथ तुम्हारी क्या होगी, f है, तो फोकल लेंथ तुम्हारी ये होगी। ठीक, तुम्हारी फोकल लेंथ चाहे ये लो चाहे ये लो, वैसे हम इसे लेते हैं क्योंकि पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है, वैसे ये दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं, पर हम फोकल लेंथ तो इसी को लगे। भाई रेडियस तो ये होगा ना, अब रेडियस उधर से भी सेम है, तो फोकल लेंथ तुम्हारी ये होती है। तो तुम्हारी जो फोकल लेंथ है, हम f को 2r लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, फोकस को हम r/2 लिख सकते हैं, यानी कि हम r को 2f लिख सकते हैं। ये रिलेशन मिल गया तुम्हें। ठीक, मतलब कि तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो तुम फोकस निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें फोकस पता है तो तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। कितनी अच्छी रिलेशनशिप है ना, ये दोनों अगर बीच में है, इसका मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ से हम f को r/2 लिख सकते हैं और r को 2f लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन से तुम बहुत ही इजीली निकाल लोगे कि तुम्हारा फोकल की लेंथ क्या है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, दोनों में से कोई एक हमेशा दिया रहेगा, ये तय है। ठीक, दोनों में से कोई एक हमेशा दिया ही रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, फोकल लेंथ होता है f = r। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, वो फोकल पेन के बारे में, वो तुम मत जानो, नोट्स में दिया है, तुमको पढ़ना होगा तो तुम पढ़ लेना, स्किप करना होगा तो तुम स्किप कर देना। वो चीजें बस इतनी ही है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये है एक कॉन्केव मिरर। ठीक, तो अब अगर लाइट रेज मान लो कि पैरेलल तो है, ठीक, पैरेलल है, पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया,
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि तुमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे ऐसे आ रही थी, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ऐसे 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 ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसके बाद ये एक पॉइंट से मीट करेंगी, सॉरी ये वाली गलती हो गई, ये इधर से ऐसे मीट करेंगी एक पॉइंट पे जो कि जस्ट फोकस के नीचे ही रहेगा। अगर ये सी है, ये पी है, तो ये फोकस के नीचे ही मीट करेंगी और इसे हम फोकल पेन कहते हैं। ठीक, ये मतलब तुम्हारे कोर्स से थोड़ा बाहर है, पर इसे तुम जान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, फोकल पेन। कंफ्यूज मत होना, स्किप करना होगा स्किप कर देना, मैं उतना कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो लोग थोड़ा ज्यादा जानकारी लेने आते हैं, जिन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आता है और चाहते हैं कि भैया थोड़ा और अच्छा सा बता दे, उनके लिए ये सब है। ये सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो तुम इसे मत जानो। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक, लेक्चर 3 तुम्हारा यही है आज का, मतलब ये वाला लेक्चर, लेक्चर 3। लेक्चर 4 कुछ देर में आएगा। तो लेक्चर 3 तुम्हारा यहीं पर एंड हो रहा है। तुमको मैंने सारे स्फेरिकल मिरर के टर्म्स बता दिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये बता दिया। नेक्स्ट केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम रे डायग्राम कैसे खींचते हैं। ठीक, रे डायग्राम हमें कैसे बनाना है। और दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा वो क्या होता है। वैसे तुम्हें फोकल पेन और सब कुछ दिखाई तो दे दिया होगा, मैंने जो बनाया था सब दिख रहा होगा, तो तुम उससे बहुत ही अच्छे से विजुलाइज तो कर ही पा रहे होगे। तो तुमने देखा होगा कि मैं किस तरीके से तुम्हें पहली बात तो एक डायग्राम में सारे टर्म्स बताया, मतलब कुछ सारे टर्म्स बताया, फिर सिर्फ प्रिंसिपल फोकस को अलग से बताया क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो चलो अब फिलहाल इतना ही। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगले में हम ये डिस्कस करेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं और अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेजेस पे अलग अलग तरह का रे डायग्राम कैसे बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना। ठीक, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, नहीं आया तो आप जाइए, आपको कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड बाय।